बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर रफ़ाकी। आप देख रहे हैं डेली सिटी प्रेस और मैं इस वक्त बैठा हूं मलक खुदाबख्श अवान साहब के अपने घर में। और आज हम इनसे जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तान का इंतहाई एक अलमनाक मौजू है, जिसका शिकार तकरीबन हमारे यहाँ हर सूबे में बच्चे और बच्चियाँ भी उसका शिकार हैं। मेरा मतलब है इंसानी स्मगलिंग। आपकी इस पर एक्सपर्टी है। आप साबिक आईजी हैं, आप ओल्ड रावियन हैं, आपने मास्टर किया है एफसी कॉलेज से और इनकी इतनी ज़्यादा खिदमात हैं। जब ये मुख्तलिफ़ जगहों पे तैनात होते हैं रहे हैं, महदूद वसाइल में इन्होंने कोशिश ये की कि आम आदमी को, आम शहरी को किसी न किसी तरह से रिलीफ मिले, थाना कल्चर को बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने एक बुक भी लिखी पॉलिसिंग के हवाले से। उसके अलावा इनकी बेशुमार रिसर्चेस हैं। अगर हम कभी इसके ऊपर बात करें, इनके तारफ़ के ऊपर, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन इन जैसे मतलब इंतहाई दयानतदार और शराफत और फिर सबसे बड़ी अहम के बहुत वेल एजुकेटेड, जिन्होंने बाहर से भी तालीम हासिल की और इस्लाहात की। आजकल एक एकेडमी भी गलबन उसको भी देख रहे हैं, उसके डायरेक्टर भी हैं। मॉक इंटरव्यूज़ जो CSS के बच्चों के लिए किए जाते हैं वो भी कर रहे हैं। और आपकी मतलब खूबियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो हम अपने इसके 10, 12, 15 मिनट के प्रोग्राम में उनको बयान नहीं कर सकते। लेकिन हम मौजू की तरफ आएंगे। मौजू हमारा है इंसानी स्मगलिंग। इंसानी स्मगलिंग क्या है, क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर क्या कानून साजी हुई है। और आप अखबारात में पढ़ते हैं नाज़रीन कि आज वहाँ पर कश्ती उल्टी और इतने लोग उसमें मारे गए, और वो सारे वो बेचारे डंकी लगाकर जो जाते हैं। मुख्तलिफ हमारा जो जनूबी पंजाब है इसके बहुत मुतासिर हैं, गुजरात के इलाके के, मीरपुर ख़ास के। हर आदमी पाकिस्तान से एक तो बाहर भागना चाहता है, जाना चाहता है, ज़ाहिर है यहाँ के हालात। लेकिन इसमें सबसे वल्नरेबल जो लोग हैं वो ख़वातीन और बच्चे और बच्चियाँ हैं, जिनको इंसानी स्मगलर जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के मरात लालच देकर जब लेकर जाते हैं तो वहाँ उनके साथ क्या होता है। हम इन सारी बातों के ऊपर अपने मुख्तसर वक़्त में कोशिश करेंगे कारीन को इस अहम इशू के ऊपर रहनुमाई फराहम कर सकें। उसकी वजह एक और भी है, क्योंकि हर घर में बच्चा भी है, बच्ची भी है, और हर घर में कोई ना कोई बंदा बाहर जाना भी चाहता है। जाएँ ज़रूर, लेकिन उसके लिए कानूनी रास्ते, वो कानूनी रास्ते क्या हैं वो भी मलक साहब हमें बताएंगे। मलक साहब बहुत प्यारी शख्सियत हैं जी, और बहुत काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी आपको काम करते करते रहना चाहिए, पता चले कि ज़िंदगी भरपूर कैसे गुजरती है। मलक साहब बहुत शुक्रिया आपका, हमने वक़्त लिया, आपने वक़्त दिया और एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये सब बताइए, इंसानी स्मगलिंग है क्या है और इसके नुकसानात, और कैसे हम इससे जो है ना लोगों को बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फारूकी साहब, आप तशरीफ़ लाए और एक इंतहाई पेचीदा और बढ़ता हुआ मसला जो है उसकी संगीनी का एहसास बैनुल अक़वामी तौर पर भी हुआ है, और हर तरफ से कोशिशों के बावजूद उसमें कमी नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो ये है कि इंसानी स्मगलिंग शुरू कैसे होती है। ऐसे ममालिक जहाँ में सियासी अदम इस्तेकाम हो, गुर्बत हो, इकनॉमिक कंडीशंस पुअर हों और समाजी बेचैनी हो, जिनसी तशद्दुद हो, अंदरूनी मुल्क भी जुल्म व सितम हो, तो फिर लोग तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं, उनको ग्रीनर पास्चर समझते हैं कि शायद वहाँ चले जाएंगे तो उनकी किस्मत बदल जाएगी, वहाँ जाएंगे तो शायद वो वेल ऑफ हो जाएंगे, और वो भी हो जाएंगे, और उनके पीछे जो बैक फैमिलीज़ हैं उनको भी अल्लाह उनके भी हालात बेहतर करेगा, ठीक हो गया। फिर इसके साथ इंसानी स्मगलिंग जो ये इंसानों की नकलो हरकत नहीं, इसका नाम नहीं है। ये बाकायदा जो स्मगलर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उन्होंने इसको मुनाफा बख्श कारोबार बना लिया है। वो इसको सनत बना लिया उन्होंने। वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, और उनको इवन उनके मैसेजेस के ज़रिए और पैसे मांगने के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि उनको मज़ीद तंग किया जा सके। और जो लोग जा रहे होते हैं
उनको रास्ते में इंतहाई मुश्किल तरीन रास्तों से जाना पड़ता है, पहाड़ी रास्ते हैं, समंदर है और बड़े ख़तरात का ज़हनी और जिस्मानी ख़तरात का सामना करना पड़ता है। उनका एहतिसाल होता है, तशद्दुद होता है, ख़वातीन का ख़ास तौर पे जिनसी एहतिसाल होता है, इसी तरह बच्चों को भी वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को बड़ी हद तक इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है। इसका आलमी तौर पे एक दिन मनाया भी जाता है। और सबसे बड़ी बात जैसे हमने शुरू में की कि ग्रीनर पास्चर्स की तरफ लोग देखते हैं। ये इसका बढ़ने की वजूहत ये है कि डिमांड एंड सप्लाई पे है कि जिस तरह आपने कहा कि जी हर बंदा ही बाहर जाने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, वसाइल की कमी है, मुलाजमतें कम है, बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो नेचुरली लोग ऐसी जगह देखें जहाँ वो बेशक पढ़े हुए ना हो, कम तालीम हो, लेकिन उन्हें अच्छे जॉब्स मिल जाएं, उन्हें डॉलर्स में पैसे मिलेंगे, उन्हें पाउंड्स में पैसे मिलेंगे। तो वो फिर ये तफावत जो है ये गुड इकॉनमीज की तरफ जाने का वो हर वक्त उनके दिल में उछलता रहता है और वो जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इसमें कितने लोग हैं जिनको आप समझते हो ऐसे जाकर कामयाब हो जाते हैं? लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली कानून साजी हो चुकी हुई है, मुल्कों के दरमियान ट्रीटी मुआहदे हुए में हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो एक अदारा है हमारे रिसर्च अदारा UNODC, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 3 लाख के करीब लोग जो स्मगल होते हैं पाकिस्तान से दूसरे कंट्रीज से, 3 लाख के करीब। और अगर हम 8 साल पिछलों की रिपोर्ट्स देखें तो कम से कम 1600 के करीब 1600 पीपल हैव डाइड। 1600 पीपल हैव डाइड इन द प्रोसेस। कहाँ किश्ती डूब गई, कहाँ गोली लग गई, कहाँ कंटेनर पूरा उनका वो फिश कंटेनर में लगा दिया और वो वहीं सफोकेशन की वजह से मतलब फौत हो गए। या इवन सहरा में, लीबिया के सहरा में कई दफ़ा कंटेनर 2 टाइम पे हुआ है कि वहाँ से कंटेनर को बिल्कुल ही छोड़ दिया और उसकी वजह से फिर जनरली मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करना बज़ाते खुद एक हरकुलियन टास्क है, एक एक्सपर्ट के लिए भी। उसको आम किश्तियों के ज़रिए जो पूरी तरह मुसल्ला ना हो, उसमें कोई प्रोटेक्टिव मैज़ ना हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से लास्ट ईयर 2023 में यूनान से कुछ लोग जा रहे थे और वो किश्ती जो है डूब गई। फिर हमारे जो 2008 से लेके 2014 तक के स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें पाकिस्तान की लेबर फोर्स में बेपनाह इजाफा हुआ है और उसी तरह प्रोपोर्शनल रोज़गार में कमी हुई है। ठीक है। जिस वजह से हर आदमी, हर घर का कोई ना कोई आदमी उम्मीदवार बन गया है कि वो बॉन्डेड लेबर में से निकलना चाहता है, वो बाहर जाके कोई ना कोई कारोबार करना चाहता है और इन तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी तैयार होता है। और इसको ट्रैफिकिंग इसीलिए नहीं कहते कि इसमें लोग अपनी कंसेंट से जाते हैं, पैसे दे के जाते हैं और दूसरे एंड पे एक ऐसा क्रिमिनल है या एक ऐसा ग्रुप है या ऐसी सनत है और वो सनत इंटरनेशनल है, वो यहाँ भी है, किसी दूसरे मुल्क में भी होते हैं और वो सारों में पैसा फिर तकसीम होता है। तो इस वजह से ये बड़ा चैलेंजिंग सा काम लगता है। ठीक हो गया। इसको यानी एक तो मतलब आपकी इस गुफ्तगू से ये भी ज़ाहिर हो रहा है कि एक तो आगाही नहीं है हमारे यहाँ कि ये जो आज का नौजवान है उसमें पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, जिनको तो मतलब जो बिल्कुल जानते नहीं उनको तो ज़ाहिर है ये जितने क्रिमिनल जिनका आपने जिक्र किया है ये उनको ट्रैप करते हैं। दूसरे जो अपनी खुशी से जाते हैं, पैसा देकर जाते हैं, उनके लिए भी कोई रहनुमाई नहीं है। कानून उस तरह से अपना जो रास्ता है वो भी नहीं बना पा रहा होता और ये बड़ा ही एक गंभीर और ख़तरनाक रास्ता है। इस पर आप रहनुमाई फरमाएँ ज़रा कि किस तरह से लोग इससे बच सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो रिकमेंडेशन यही है कि अवेयरनेस कैंपेन्स होनी चाहिए। वो लॉ में भी है, वो माइग्रेंट्स एक्ट 2018 से ले उसमें है। बाकी अभी एक आगे हम जाएंगे जब लॉज को डिस्कस करेंगे जी। तो उसमें एक बाकायदा
कंसोर्शियम था, उन्होंने बुक भी लिखी गवर्नेंस इन पाकिस्तान, माइग्रेशन गवर्नेंस इन पाकिस्तान, और उसमें इस तरह की तजावीज़ दी हैं कि ये कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, वो आम लोगों को गांव-गांव मोहल्लों में भी उन लोगों को अवेयरनेस दें। फिर इनके रूट्स ने आपने बात की है कि इनके रूट्स क्या हैं, तो ये ज़मीनी रूट्स भी हैं, समंदर के रास्ते भी हैं और एरियल रूट्स भी हैं। ज़मीनी रूट्स ज़्यादातर यहाँ से ईरान जाते हैं, ईरान से आगे टर्की जाते हैं और वो रास्ते इंतहाई दुश्वार गुजार हैं। वहाँ उनको फिर सेफ़ कैंपों में रखा जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता यूनान में भी कई लोग चले जाते हैं और वहाँ से भी इसी तरह सेफ़ कैंपों में रख के, सेफ़ कैंपों की भी हालत बहुत बुरी होती है और खाना पीना और बाकी चीज़ें भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और फिर किश्तियों में उनको समुंदर में धकेल दिया। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था कहीं, उसमें आप जिक्र कर रहे थे आपके यहाँ कि कुछ अदारे हैं हमारे यहाँ पे, महकमे हैं, जैसे FIA इसके सद्देबाब के लिए है और बाकी जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, ये सारे आप कहीं जिक्र कर रहे थे। अब क्या इन अदारों की भी कोई, महकमों की आप नेग्लिजेंसी देखते हैं कि वो अपना जो फ़राइज़ हैं वो सही तरह से अदा नहीं कर पा रहे? नहीं, लाजमी बात है कि ये 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक तो नेग्लिजेंस भी आप कह सकते हैं, बट नेग्लिजेंस से भी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, उसकी वजह से भी होता है। और जब तक स्ट्रांग लीगल फ्रेमवर्क ना हो और कानून नाफिज करने वाले अदारे वो स्ट्रेंथन ना हो, फिर उससे भी आगे उनका भी इतना रोल नहीं है कि वो आगे अगर चले भी गए किसी दूसरे मुल्क में तो वहाँ भी इस तरह ट्रांसपोर्टिव मैकेनिज़्म हो कि वो फौरी तौर पे इनकी इत्ला हो जाए, तब भी कुछ किया जा सकता है। हमें इत्ला ज़्यादातर इत्ला जब मिलती है जब समुद्र में कोई कश्ती डूबने लगती है या डूब चुकी होती है, तो फिर वरना वो ले जाने वाले जो लोग हैं वो उनको इस तरह वादे वही करके, इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है और वो सारा जब बढ़ता है तो फिर आंखें भी बंद हो जाती हैं। और वो इसी के लिए हर जगह पे प्राइवेट तौर पे भी कहा गया है, लीगली भी कहा गया है कि एक तो उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, अवेयरनेस कैंपेन हो, दूसरा महकमों की सलाहियत साजी की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको कहते हैं ना, वो की जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंस दी गई है कि कम्युनिटी की शमूलियत हो, इसमें कम्युनिटी शामिल होगी तो हल भी निकलेगा। वो अपने लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस या जो भी है स्कूलों में, कॉलेजों में वो इसको अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, तब सारे लोग होशियार रहेंगे कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, किस तरह वो बच्चों को, किस तरह वो बड़ों को, किस तरह अनपढ़ लोगों को वो कन्विंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और कई लोग तो कर्ज लेके उनको पैसे देते हैं और फिर बेचते हैं। सर लोग मतलब अपनी चीज़ें जेवर तक बेचते हैं, बिल्कुल, फिर उनको जाना पड़ता है। अब इसमें जैसे आप भी बात कर रहे थे कि इसमें हिकमत अमली क्या है, इन बड़े वाक़यात को सुन के, कि इमिग्रेशन भी है और एमिग्रेशन भी है। अच्छा, इसका एमिग्रेशन है जो हमारे मुल्क में आते हैं, जैसे पनाहगज़ीन थे, इधर से आ गए, अफगानिस्तान से आ गए, और साउथ अफ्रीका से बड़े लोग आ जाते हैं, नाइजीरिया से कई लोग ऐसे आ जाते हैं, कोई क्राइम किया है या किसी न किसी रास्ते से वो पहुंच जाते हैं जान बचाने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट मुझे मिला जिसमें उन्होंने इमिग्रेशन टू पाकिस्तान गवर्नेंस चैलेंजेस, अच्छा, उनका नाम दिया गया है। और ये 3 लोग हैं जिन्होंने मिल के इसको लिखा है, चीमा, निहाज एंड फैसल साहब। और पहले तो उन्होंने इन चैलेंजेस का जिक्र किया जिस तरह हम गाए बगाए करते हैं कि जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उनसे लोगों को रोशनास कराना और इसको इनके पहलुओं को उजागर करना, फिर एक कानून नाफिज करने वाले अदारों की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो मजबूत तरीके से एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयरिंग करें। फिर समाजी खिदमात देने वाले जो अदारे हैं
या कम्युनिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, जिस तरह से एनजीओज़ हैं बहुत काम वो कर रहे हैं किए जाएँ। और तीसरा, अल्लाह करे कि हर मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की भी हो, इक़्तिसादी हालात भी बेहतर हों, ताकि ख़ुद उन लोगों को हम जॉब्स प्रोवाइड कर सकें, उनकी ज़रूरत पूरी कर सकें। और आखिरी उन्होंने मेंशन किया कि ये बैनुल-अक़वामी तामुन जो है ये एक मुल्क का मसला नहीं होता, ये इंटरनेशनल मसला है, इसमें सारों की ज़रूरतें शामिल होनी चाहिए। फिर पॉलिसी लेवल पे भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये मैक्रो इकनॉमिक जो है या समाजी इक़्तिसादी जो है निज़ाम जो है इसका मौसर डाटा हमारे पास मौजूद हो। मौसर डाटा होएगा तो एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है। डाटा मैनेजमेंट होगी तो नाकाफ़ी डाटा को हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक मुकम्मल डाटा हमारे पास आ जाएगा। फिर एक मरकज़ी राब्ता अदारा होना चाहिए कि वो माइग्रेशन के कवानीन को, लोगों की हेल्प को, बेशक इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत हो लेकिन वो तमाम लोगों में ये कोऑर्डिनेशन पैदा करे और उसी का काम ये हो कि वो बैनुल अक़वामी अहम ही पे पैदा करे। ठीक हो गया। और डाटा के मेयार को शेयर करने के लिए भी हमारे पास कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा जी। इसी तरह अगर ये हम कर लें, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद रख दें, उसकी इंफॉर्मेशन 100% अपडेट हो, क्योंकि इसी वजह से अपडेट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अमेरिका ने हमें इस मामले में इमिग्रेशन के हवाले से ग्रेड 2 कर दिया। अच्छा। ये सारी, क्योंकि हमारे पास जब भी डाटा ज़रूरत होती है तो इंटरनेशनली हम पहुँचा नहीं सकते। सही है। फिर डिजिटलाइजेशन, और डिजिटलाइजेशन के साथ साथ ऑटोमेशन ज़रूरी है कि ये सिस्टम खुद ब खुद काम करे। एक आपका इमिग्रेंट निकलता है तो आपका सिस्टम अलर्ट हो जाए, वो ईरान को भी इतला कर दे, वो टर्की की भी इंफॉर्मेशन हो, हमारा यूनिट यूनान में भी हो, जहाँ जहाँ से आगे लीबिया में भी हो, तो तमाम को हम इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक हो गया। इसके ऊपर क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा वसी है और इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हम अपने नाज़रीन को मलिक साहब के साथ गए बगैर हम इनसे कुछ नशिस्तें करेंगे, क्योंकि मलिक साहब के बारे में जो मैं जानता हूँ और जो इनकी वर्किंग है वो सारी की सारी, अभी तक वो पुलिस में रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे मतलब ओहदे जो हैं वो एंजॉय भी किए हैं और सर्विस भी दी है, उसमें जितनी इस्लाहात की हैं, फिर उसके बाद अब जो कर रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह से पाकिस्तान बेहतरीन पाकिस्तान बने, पुरअमन पाकिस्तान बने, यहाँ का शहरी जो वेल अवेयर हो और उसको किस तरह से रिलीफ दिया जा सके, ये इनका मतमा नज़र और मकसद है। इस मकसद को हम भी अपने इस चैनल के ज़रिए भी और दीगर जो हम काम कर रहे हैं उसके ज़रिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज का ये मौजू हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अहम इसलिए भी है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की आबादी के बारे में कहा यह जा रहा है कि यहाँ से हर आदमी भागना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। हमें हमारे जो हुक्मरान हैं उनको इसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी ही संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए कि क्यों आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल करें, आप अपना माशी सिस्टम स्टेबल करें, आप अपना एजुकेशनल सिस्टम स्टेबल करें, आप अपना अब ये जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है इसमें नौजवानों को इन्वॉल्व करें। जब नौजवानों को उनको मसरूफियत मिलेगी, उन्हें काम मिलेगा, तो फिर यहाँ से कोई हमारा ना ब्रेन ड्रेन होगा, ना हमारी मैन पावर बाहर जाएगी। याद रखिए कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों के साथ है, अगर सारे पाकिस्तानी बाहर चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। मतलब सब कुछ एक पॉइंट का डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं इजाज़त लेने से पहले से। जी आप प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ लास्ट में पॉइंट, जैसे रिकमेंडेशन आ गई, कमीशन की भी आ गई, अदरवाइज़ भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ डिपार्टमेंट सारे रिकमेंडेशंस करते हैं। तो स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 में बड़ी बेहतर तरामीम की गई हैं। एक तो उसको क्रिमिनलाइज किया गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द ये जो माइग्रेशन प्रोसेस है, ठीक हो गया, और इसमें तमाम ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन अवेलेबल कर दिए गए। अच्छा। और फिर
सिर्फ पहले माइग्रेशन की सज़ा 2 साल तक होती थी, अब उसकी सज़ा उन्होंने 5 साल कर दी है और मिनिमम सज़ा जो है 1 ईयर है और उसके साथ साथ फ़ाइन जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है। फिर दूसरा एक जो अहम बात उन्होंने की है कि मुख्तलिफ ऑफेंसेस को छोटे बड़े में अगर एक ही आदमी शामिल है तो उसकी क्यूमुलेटिव पनिशमेंट को 14 साल तक कर दिया है, यानी उम्र कैद तक बढ़ा दी है जी। और उसकी मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल और फिर फाइन उसके साथ शामिल है। फिर कम्युनिटी में अवेयरनेस कैंपेन्स का भी उन्होंने बाकायदा एक सेक्शन रखा है। तो इस तरह ये कानून एक कम्प्रिहेंसिव है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन और नफाज ज़रूरी है, वो सही मानों में हो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हालात पैदा। बहुत शुक्रिया जी। आखिरी बात, पाकिस्तानी जो कौम है हमारा, जो खुसूसन जो नौजवान हैं जो डंकी लगाते हैं, बाहर जाते हैं, इनके लिए जो बेहतर पैगाम है वो यही हो सकता है कि आप इतना पैसा लगा के मौत के मुंह में जाते हैं, उस वही पैसा अगर आप पाकिस्तान में एक उस काम, जो भी कोई काम आप करें, उसको सीखने के बाद और कोई कारोबार करें, यहाँ पे बेशुमार लोग हैं छोटे छोटे पैसों से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो खुदारा अपने मुल्क में रहें, अपने मुल्क को मजबूत करें, यहाँ पर काम करें। आपको वहाँ पर जाके तो हो सकता है आपको काम पता नहीं कब मिले और सारी ज़िंदगी खौफ के शिकार रहे कि आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो यहाँ ये चीज़ें तो नहीं हैं। तो बेहतरी जो है ना वो मिलजुल के आती है। जिस तरह से मलिक साहब ने कहा कि आप जब बाहमी इश्तराक के साथ मिलजुल के हम आहंगी के साथ हम बढ़ते हैं तो हमारे मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जी इजाज़त दीजिए, अगला प्रोग्राम हम मलिक साहब से फिर करेंगे और बहुत सारे मौजू हैं इनके जहन में, बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं, वो हम आप तक लेकर आएंगे। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल के साथ रहिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर हमें वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम नेक्स्ट उसको एड्रेस भी कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।